हाय फ्रेंड्स, आज पटवार क्लासेस आपके लिए लेके आया है एरिया का पार्ट 2। एरिया पार्ट में हम सभी सूत्र पढ़ चुके हैं, तो आप पहले वो वीडियो देख लें यदि न देखा हो तो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला सवाल है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर जाती है तथा ऊंचाई में 30% की कमी कर दी जाती है, तो बताओ उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, लंबाई में 20% की वृद्धि करनी है और ऊंचाई में 30% की कमी करनी है। तो आपको पता है, सबको पता है, कल हमने पढ़ा था आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो सबसे पहले हम करते हैं किसी भी आयत की, यदि हम पहले वाले देखें तो 100% होता है उसका क्षेत्रफल, या कोई भी लंबाई लंबाई 100% ये, और उसमें वृद्धि करेंगे तो आप, मैं अभी बताऊंगा आपको, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। और यदि उसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो हम उसको 120 लेंगे, और 30% की कमी करेंगे तो 70 लेंगे। तो इस प्रकार अभी इस आयत के हिसाब से 20% की वृद्धि करनी है, इसलिए इसलिए हम 120 लेंगे। और इसमें ऊंचाई में 30% की कमी करनी है चौड़ाई में, इसलिए हम इसमें 70 लेंगे बट्टा 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का भाग दे रहे हैं, तो ये दोनों कट जाएगा, 100 से 100 84% आ जाएगा। अब 84, मैंने आपको बताया किसी भी आयत का क्षेत्रफल 100% होता है, और ये वृद्धि और कमी करने से 84% हो रहा है, इसलिए कुल तो 100% होता है किसी भी आयत का, तो 100 में से 84 को घटा देंगे तो 16% आएगा। अतः 16% की कमी होती है, अर्थात 16% की कमी होगी आयत के क्षेत्रफल पर। आयत के क्षेत्रफल में 16% की कमी होगी। यह है पहला सवाल, बहुत आसान सा सवाल है, आप समझ सकते हो। 20% की वृद्धि की, 30% को घटाया और बटा 100 करके डायरेक्ट गुना कर दिया, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई इसका सूत्र है। अब दूसरा सवाल, एक एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर जाती है, तो बताओ इसके नए क्षेत्रफल व पुराने क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बताओ इसके नए क्षेत्रफल तथा पुराने क्षेत्रफल पर क्या अनुपात होगा। अब इस सवाल में आपको अनुपात पूछ रहा है, इसलिए आप सबको पहले तो ये पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। और यदि वर्ग, एक कोई वर्ग है और उसमें कोई वृद्धि नहीं की जा रही है, तो उसका तो 100 ही होता है, मैंने आपको बता ही दिया है। किसी भी वर्ग या आयत का एक क्षेत्रफल मानते हैं वो 100 मानते हैं, इसलिए वो तो 100 होता है। अब शुरू करते हैं। दिया है 20% की वृद्धि करनी है भुजा में, और वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर होता है। 20% की वृद्धि करनी है, इसलिए 120 इंटू 120 बटा 100। तो ये कट जाएगा 0 0 और 144 आ जाएगा। 144, और नया क्षेत्रफल 144 है, और पुराना हम सबको पता है 100 लेते हैं, तो उसको 100 से अनुपात कर देते हैं। तो 100 से 144 कटता है, ये तो आ जाएगा 36, और ये कटेगा 25। 36:25 होगा, क्योंकि दोनों कट रहे हैं, 4 से दोनों कट रहे हैं, इसलिए 36 और 25 आ गया। अब तीसरा, वृत्त की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए। तीसरा सवाल है, वृत्त की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो अब इसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है, वृत्त की त्रिज्या को दुगना करना है, ध्यान रखना आप, और इसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कल हम पढ़ चुके हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर वो पहले का है। जो पहला इसमें दिया हुआ है दुगना नहीं करे तो उसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। यदि वृत्त की त्रिज्या को दुगना नहीं करे तो उसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। तो अब पहले वाले के लिए पाई आर स्क्वायर, और आर को दुगना कर दिया जाए, त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, आर को दुगना कर दिया जाए तो होगा पाई, और आर की जगह मैं 2r लिख दूंगा,
और इसका होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4πr²। आप सीधे ही देख सकते हो πr² हो रहा है पहले वाले का, और दुगना करने पर 4r² हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 गुना बढ़ जाएगा, उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। इसलिए नए वाले वृत्त का क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। ये तीसरा सवाल आपका बहुत सिंपल है, आप एक बार देख लें, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, त्रिज्या को डबल कर दिया। अब तीसरा सवाल, चौथा सवाल, एक आयत की लंबाई 15 मीटर है तथा चौड़ाई 8 मीटर है। एक आयत की लंबाई 15 मीटर है तथा चौड़ाई 8 मीटर है, तो उसके विकर्ण का ज्ञात करें। तो विकर्ण ज्ञात करें, तो आपको आयत तो पता ही होगा, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और चारों ही कोण जिसके 90 डिग्री के हो। तो अब विकर्ण, आयत के विकर्ण का सूत्र आप सबको पता है, पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंबी स्क्वायर प्लस चौड़ाई, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी तरह से विकर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं। यह आयत है, दोनों 15-15 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 8 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है। तो लंबाई है 15 स्क्वायर और चौड़ाई है 8, तो उसका स्क्वायर, तो हो गया 225। 15 का वर्ग होता है 225, और 8 का वर्ग होता है 67, तो ये हो गया 289, और 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 17। इसलिए हम कह सकते हैं विकर्ण है जो 289 है वो होता है 17, 289 का वर्गमूल होता है 17। इस प्रकार ये भी सवाल आपका हो गया, आप ध्यान से देख ले, इसमें कोई आपको डाउट हो तो पूछ सकते हैं। पांचवा सवाल है, एक वर्गाकार मैदान की तिरछी माप, एक वर्गाकार मैदान की तिरछी माप अर्थात एक किनारे से दूसरे किनारे की लंबाई 30√2 मीटर है, 30√2 मीटर है। तो बताओ वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। सीधा सीधा सवाल है, इसमें आपको विकर्ण दे रखा है और पूछ रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें आपको विकर्ण दे रखा है, क्या है, 30√2 मीटर। तो यदि आपको वर्ग का आपको सूत्र याद है तो उसमें हम कैसे निकालेंगे, विकर्ण स्क्वायर इक्वल टू भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर, तो 2 भुजा स्क्वायर होता है उसका विकर्ण, और उसका रूट करेंगे तो √2 भुजा, √2 भुजा। इसका विकर्ण का सूत्र क्या होगा, वर्ग के विकर्ण का सूत्र √2 भुजा। आप समझ सकते हो ये कैसे आया, कि उसी तरह से पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं, √2 भुजा आ जाएगा। तो अब इससे हम भुजा ज्ञात करेंगे, विकर्ण अपॉन √2, विकर्ण अपॉन √2, और विकर्ण अपॉन √2, और विकर्ण कितना दे रखा है आपको, 30√2 मीटर। विकर्ण दे रखा है 30√2 मीटर, तो इससे √2 का भाग दे देंगे तो हो जाएगी भुजा 30 मीटर है भुजा अपनी। यदि आपको भुजा मालूम है तो उसके क्षेत्रफल का सूत्र बहुत आसान है, वर्ग के क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा दे रखी है 30, तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 मीटर स्क्वायर जो है वो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है, आप एक बार देख लें ये, और इसकी इकाई लिखना ना भूलें। हमेशा क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर या कोई भी जो भी इकाई दी हुई है इकाई स्क्वायर आता है। छठा सवाल, एक समलंब चतुर्भुज में दो समांतर भुजाएं क्रमशः 10 मीटर व 14 मीटर है। एक समलंब चतुर्भुज में दो समांतर भुजाएं क्रमशः 10 मीटर व 14 मीटर है तथा समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी 3 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात करें। तो उसका क्षेत्रफल व परिमाप दोनों ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो तथा दोनों ही आधार से 90 डिग्री की कोण बना रहे हों, तो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा आधार से दोनों ही 90 डिग्री का कोण बना रहे हों, तो एक बड़ी भी हो सकती है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, छोटी हो सकती है, बराबर हो सकती है। बराबर तो हो जाएगी तो वो समान वो हो जाएगा वर्ग, इसलिए बराबर तो होगी तो वर्ग हो जाएगा, लेकिन उसे भी समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं। तो ये है अपनी समलंब चतुर्भुज, और इस प्रकार है। तो इससे हमें पता चल जाता है ये 10 मीटर है तो ये भी 10 होगी, और जो बचेगी वो ऊपर की होगी, इसलिए 4 वो हो जाएगी। तो इसमें एक तो त्रिभुज बन रहा है और एक बन रहा है वर्ग, एक बन रहा है आयत और एक बन रहा है त्रिभुज। तो बहुत सिंपल तरीके से हम कर लेंगे। एक तो बन रहा है त्रिभुज, वो भी समकोण त्रिभुज, जिसकी नीचे की भुजा है 3 मीटर और जिसकी ऊंचाई है 4 मीटर। अर्थात समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सबको पता ही होगा, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, हाफ इंटू समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सबको पता ही होगा।
नहीं हो तो याद कर लीजिए, मेरा पहला वाला वीडियो में सब दे रखा है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार 3 दे रखा है, ऊंचाई 4 दे रखी है, तो 12/2 तो हो गया 6 मीटर स्क्वायर हो गई इसकी त्रिभुज की क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 मीटर स्क्वायर हो गया। और आयत, आयत में 2 भुजाएं दे रखी है 10 मीटर की, और जो 2 भुजाएं दे रखी है वो 3 मीटर की। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई दे रखी है 3 और चौड़ाई दे रखी है 10 मीटर, तो 3 × 10 मीटर तो 30 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इस प्रकार कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 30 और 6 दोनों को जोड़ देंगे तो कुल आ जाएगा। तो कुल क्षेत्रफल 6 मीटर स्क्वायर प्लस 30 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका क्षेत्रफल। अब इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। परिमाप ज्ञात करने के लिए मैं आपको बता दूं, बहुत आसान से है। परिमाप किसे कहते हैं, चारों भुजाओं का योग होता है वो परिमाप होता है, बाउंड्री का योग। तो ये दे रखा है समलंब। अब इसमें अपन को 3 भुजाएं तो ज्ञात है, पर चौथी भुजा ज्ञात करनी है, वो भी त्रिभुज का विकर्ण है, जो वो अपन को ज्ञात करना है कर्ण। त्रिभुज का कर्ण अपन को ज्ञात करना है, जिसमें वो भी समकोण त्रिभुज है, इसलिए आराम से निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ये 14 है और ये अपन को ज्ञात करनी है। ये ज्ञात करने के लिए मैं त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लूंगा। कान स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कान स्क्वायर अपन को ज्ञात करना है, लंब है 4, कान स्क्वायर ज्ञात करना है, लंबाई है 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। आधार 3 है और लंबाई 4 है, तो इस प्रकार 16 और 9, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, और इस प्रकार 25 का वर्गमूल निकाल लेंगे और आ जाएगा 5। ये जो 5 मीटर है ये इसकी कर्ण है त्रिभुज का। अब अपन परिमाण आराम से निकाल सकते हैं। सब भुजाओं का योग कर देंगे, 10 प्लस 3 प्लस 14 प्लस 5, तो ये आपका कुल टोटल होता है 32 मीटर। ये हो गया अपना सवाल पूरा। आप एक बार देख लें, ये बहुत इतना भी हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल है। और इस प्रकार अपन ने आज बहुत कुछ पढ़ा है। और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें सपोर्ट करें, मैं ऐसे ही आपके लिए नए वीडियोस लेके आऊँगा, नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल कराऊँगा। और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर